आज हम उदय प्रकाश की एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो दिल पर एक हथौड़े की तरह चोट करती है। तिरछ। कहने को तो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन इसका जो असर है, इसकी गूंज, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। बिल्कुल। इसे पढ़ते या सुनते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे सांस अटक गई हो। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही है कि हम इस कहानी के किरदारों को, उनके उस मासूम रिश्ते को, उस सामाजिक ताने बाने और उस बर्बरता को समझेंगे जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और हम उस भयानक खामोशी में भी उतरने की कोशिश करेंगे जहां ये कहानी खत्म होती है। सही कहा। और देखिए, ये कहानी सिर्फ कागज पर नहीं है। उदय प्रकाश की यही तो खूबी है कि वो कल्पना के धागों से हकीकत का एक कंबल सा बुनते हैं। बिल्कुल। ये कहानी उन हजारों लाखों तिरछ और बिंदिया की है जो आज भी हमारे समाज के गांवों में, कस्बों में गुमनामी में जी रहे हैं। तो ये चर्चा सिर्फ साहित्य पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सामाजिक सच्चाई पर है जिसे लेखक ने बिना किसी लाग लपेट के हमारे सामने रख दिया है। ये प्रेम, जातिगत हिंसा और टूटे हुए सपनों का एक बहुत ही शक्तिशाली दस्तावेज है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी के उस संसार में उतरते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक छोटा सा गांव है बिलवाना। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। बारिश का मौसम, चारों तरफ कीचड़, हरे भरे खेत और एक बहुत धीमी रफ्तार से चलती हुई जिंदगी। और इसी हरियाली के बीच एक बहुत ही कच्ची, बहुत ही मासूम सी प्रेम कहानी सांस ले रही है। हाँ, और इस कहानी के केंद्र में हैं दो किरदार, तिरछ और बिंदिया। एक है तिरछ, कोई 16-17 साल का एक पासी जाति का लड़का। कहानी में उसका जिक्र आता है कि वो गोरा चिट्टा है, दुबला पतला है और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। और दूसरी तरफ है बिंदिया, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की जो ठाकुर जाति से है। और यहीं पर उनके नाम और जाति के साथ ही उस कहानी के नीचे दबी बारूदी सुरंग का पता चल जाता है। बिल्कुल, लेकिन वो दोनों इस सबसे बेखबर हैं। हाँ, वो तो बचपन के साथी हैं। अब जवानी की दहलीज पर एक दूसरे को एक नई नजर से देख रहे हैं। उनका वो चोरी छिपे मिलना, आम के बाग में या नदी किनारे, ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। सही कहा, अलग दुनिया। क्योंकि असल दुनिया की दीवारें तो बहुत ऊंची थीं और वे उस दीवार से टकराने ही वाले थे। उनका प्यार उस समाज के लिए एक असंभव सपना तो था ही, एक तरह का सामाजिक अपराध भी था। कहानी में जिक्र है कि गांव के बड़े बूढ़े पहले से ही तिरछ को तिरछी नजर से देखते थे। एक दलित लड़के का गांव की सबसे सुंदर ठाकुर लड़की के साथ उठना बैठना, वो उन्हें खटकता था। और उनकी मासूमियत इस खतरे से बिल्कुल अनजान थी। हाँ, और यही अनजान मासूमियत एक दिन कहानी को उस भयानक मोड़ पर ले आती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। वो बारिश वाला दिन। हाँ, एक दिन तेज बारिश हो रही थी। स्कूल से लौटते हुए तिरछ और बिंदिया बारिश से बचने के लिए आम के बाग में एक टूटे फूटे मचान पर चढ़ जाते हैं। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे सुंदर पल था, कहानी में यही लिखा है। और यही बात है ना, यही बात आने वाली त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। बिल्कुल, वो एक ऐसा लम्हा था जहां दुनिया के नियम, जाति की दीवारें, सब कुछ उस बारिश में जैसे धुल गया था। सिर्फ वो दोनों थे और उनका एहसास। वहीं पर दोनों पहली बार एक दूसरे को गले लगाते हैं, पहला चुंबन लेते हैं। वो पल उनकी मासूमियत का शिखर था। लेकिन वो शिखर एक खाई के ठीक किनारे पे था। हाँ, उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। किसी की नजर पड़ जाती है। गांव के कुछ ठाकुर लड़के उन्हें देख लेते हैं और फिर खबर आग की तरह फैल गई। ये एक लाइन ही पूरे गांव के चरित्र को सामने रख देती है। और यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होती है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये गुस्सा सिर्फ दो किशोरों के मिलने पर नहीं था। नहीं, ये जातिगत मर्यादा के टूटने पर था। ये उस अलिखित सामाजिक संविधान के उल्लंघन पर था जहाँ एक पासी लड़के ने ठाकुर लड़की को छूने की हिम्मत की थी। और इस प्रतिक्रिया में ताकत का जो असंतुलन है वो साफ दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि सजा दोनों को बराबर नहीं मिलती। नहीं, बिंदिया को घर में बंद कर दिया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, लेकिन असली निशाना, असली टारगेट तो तिरछ था। बिल्कुल। कहानी की एक पंक्ति इस पूरे सामाजिक ढांचे की क्रूरता को नंगा कर देती है। कौन सी? तिरछ का तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। वो तो नीचा था, उसका कुछ भी बिगाड़ सकते थे। सारी गलती का ठीकरा तिरछ पर फोड़ दिया गया, क्योंकि वो सामाजिक रूप से कमजोर था। उसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। बिंदिया की गलती को घर की चार दीवारी में सजा देके दबा दिया गया। लेकिन तिरछ के अपराध को पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनाना था। और वो उदाहरण इतना भयानक था, ये पढ़कर या सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। और ये कोई अदालत नहीं है, ये भीड़ का न्याय है।
बिंदिया के पिता का बयान सीधा और स्पष्ट था। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इस पासी के छोरे ने हमारी बेटी को छुआ है। न्याय के नाम पर एक तरफा फैसला सुनाया जाता है। और उस फैसले की भाषा पर गौर कीजिए। लड़की को घर में बंद रखो, उसकी शादी कहीं दूर कर दो। मतलब सबूत को, समस्या को नजरों से दूर कर दो। हाँ, और लड़के को सबक सिखाओ। ये वाक्य सबक सिखाओ अपने आप में उस आने वाली बर्बरता का लाइसेंस है। इसमें कोई कानून नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। ये सिर्फ नफरत और सत्ता का नंगा नाच है। बिल्कुल। और फिर वो रात आती है। 10-12 ठाकुर लड़के तिरिच को उसके घर से खींचकर बाहर निकालते हैं। उसके माँ बाप गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन उनकी कौन सुनता है। और फिर वो सबक सिखाने का सिलसिला शुरू होता है। पहले उसकी दोनों आंखों में तेज मिर्ची का पाउडर डाल दिया जाता है। हमेशा के लिए वो अंधा हो जाता है। एक क्षण रुककर इस क्रूरता को समझना होगा। इस पर बात करना भी मुश्किल है। आंखें छीन लेना सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, ये उसकी पूरी दुनिया छीन लेना है। वो दुनिया जिसे वो देखता था, वो खेत, वो नदी, वो आसमान और बिंदिया, सब कुछ एक पल में उससे छीन लिया गया। उसे एक अंधेरी कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। इसके बाद उसे लात घूंसों से तब तक पीटा जाता है जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता। और फिर जो सबसे भयानक होता है, उसके जननांग पर लोहे की रॉड से वार करके उसे कुचल दिया जाता है। उसे नपुंसक बना दिया जाता है। इस सजा के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बेहद गहरा और क्रूर है। ये सिर्फ गुस्सा या बदला नहीं था, ये तिरिच के पूरे अस्तित्व को, उसकी पहचान को मिटाने की एक साजिश थी। हाँ। आंखें छीनकर उसकी दुनिया छीन ली, उसे नपुंसक बनाकर उसका पुरुषत्व, उसका भविष्य, एक परिवार बनाने की हर संभावना, सब कुछ छीन लिया। ये सजा सिर्फ तिरिच को नहीं दी गई थी। नहीं, ये उसके जैसे हर नीची जाति के लड़के को एक संदेश था कि सामाजिक सीमाओं को लांघने का अंजाम क्या होता है। ये हिंसा नहीं, ये सत्ता का सबसे बर्बर प्रदर्शन था। इस एक रात के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। खत्म। कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। तिरिच अब 28-30 साल का हो चुका है, अंधा, टूटा हुआ और पूरी तरह से खामोश। सालों से उसने किसी से बात नहीं की है। कहानी में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन मर चुका था। वो अब बस घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है, एक जीती जागती लाश की तरह। और ये एक तरफा तबाही नहीं थी। दूसरी तरफ बिंदिया का जीवन भी बर्बाद हो चुका था। हाँ, उसकी शादी कहीं दूर एक बूढ़े बीमार आदमी से कर दी गई थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसका जीवन भी एक सजा ही था। सालों बाद कहानी में एक और मोड़ आता है। गांव में खबर आती है कि बिंदिया वापस आ गई है। उसका पति मर चुका था और वो एक निसंतान विधवा के रूप में गांव लौटी थी। जब ये खबर तिरिच के कानों तक पहुंचती है तो वो सालों में पहली बार कुछ कहता है। सिर्फ एक वाक्य, मैं उससे मिलना चाहता हूं। सोचिए, उस एक वाक्य का वजन कितना होगा। सालों की खामोशी, सालों का अंधेरा, सालों का दर्द। और उस सब के बाद जो पहला शब्द उसके मुंह से निकलता है वो बिंदिया का नाम या उससे मिलने की इच्छा है। ये दिखाता है कि उस अंधेरे में भी कहीं कुछ बाकी रह गया था। उसकी माँ उसे सहारा देकर बिंदिया के घर ले जाती है। बिंदिया बाहर आती है और तिरिच को उस हालत में देखती है, अंधा, कमजोर, समय से पहले बूढ़ा हो चुका एक इंसान। और तिरिच वो बिंदिया को देख नहीं सकता, वो सिर्फ उसकी आवाज सुन सकता है, उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। और उस पल में क्या होता है? बिंदिया उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पैरों पर गिर पड़ती है। ये शायद अपराध बोध है, बेबसी है, या उस प्यार की याद है जिसे इस समाज ने इतनी बेरहमी से कुचल दिया था। लेकिन तिरिच की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली है। हाँ, उसमें कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। वो बस उसे उठाता है, उसका हाथ पकड़ता है। उसकी प्रतिक्रिया में सिर्फ एक गहरी शांति है, या शायद एक शून्यता। बिल्कुल। और फिर वो आखिरी संवाद आता है जो इस कहानी को, इस दर्द को हमेशा के लिए जहन में कैद कर देता है। तिरिच बिंदिया को उठाकर सिर्फ एक वाक्य कहता है, बिंदिया, अब हम दोनों आजाद हैं। ये वाक्य, ये इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। इस एक वाक्य में सदियों का दर्द और समाज की क्रूरता पर एक खामोश टिप्पणी है। इस आजादी के कई अर्थ हैं और हर अर्थ पहले से ज्यादा तकलीफदेह है। हाँ। ये आजादी शब्द सुनकर तो रूह कांप जाती है। ये आजादी नहीं,
ये तो सामाजिक मौत है। समाज ने उन्हें इस लायक ही नहीं छोड़ा कि उन पर कोई नियम, कोई बंधन लागू हो सके। क्या ये सही जज्बा है? बिल्कुल। ये एक बेहद दुखद और व्यंग्यात्मक बयान है। उनकी आज़ादी उनकी पूरी तबाही और बर्बादी के बाद आई है। सोचिए, वो किस चीज से आज़ाद हुए हैं? शायद सामाजिक उम्मीदों से। हाँ, एक अंधा नपुंसक पुरुष और एक निसंतान विधवा। समाज की नजरों में अब उनका कोई सामाजिक मूल्य नहीं बचा। न उनसे वंश आगे बढ़ सकता है, न वो किसी काम के हैं। तो समाज ने भी उन पर अपनी उम्मीदों और बंधनों का बोझ डालना बंद कर दिया है। हाँ, तो एक तरह से समाज ने उन्हें तोड़कर, कुचलकर, बेकार बनाकर आजाद कर दिया है। ये आजादी किसी तोहफे की तरह नहीं, एक सजा की तरह मिली है। इस एक वाक्य के बाद तिरिच अपनी माँ का हाथ पकड़कर लौट आता है और फिर कभी किसी से एक शब्द भी नहीं बोलता। कहानी यहीं एक गहरी भयानक खामोशी में खत्म हो जाती है। कोई बदला नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई इंसाफ की गुहार नहीं, बस खामोशी। और यही खामोशी इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। उदय प्रकाश कहानी का अंत किसी समाधान से नहीं करते। वो पाठक या श्रोता को बेचैन छोड़कर चले जाते हैं। ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा असरदार है। हाँ, ये हमारे अंदर तक उतर जाती है और सवाल पूछती है। तो तिरिच सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक क्रूर एक्सरे है। इसका अंत किसी न्याय के साथ नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खामोशी के साथ होता है जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है। बिल्कुल। ये कहानी हमें उस क्रूरता को महसूस करने पर मजबूर करती है जो अक्सर हमारे आसपास, खबरों में या शायद हमारे अपने गांवों शहरों में चुपचाप घटती रहती है और हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कहानी का स्रोत भी हमें यही कहता है कि इसे बस चुपचाप महसूस करें। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल है जो सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? जब न्याय की आवाज को इस तरह कुचल दिया जाता है तो खामोशी खुद एक कहानी कैसे बन जाती है? और तिरिच की उस अंतिम कभी न टूटने वाली खामोशी में हमें असल में क्या सुनना चाहिए? क्या उसमें एक टूटे हुए समाज की चीख है या एक इंसान के पूरी तरह से शून्य हो जाने की शांति? ये सवाल कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे साथ रह जाता है।